अच्छा, अभी किसी ने ये जो सवाल पूछा डमी एक्टिविटीज का, डमी एक्टिविटीज आपको शुरू से प्रोवाइडेड नहीं होती चार्ट ऑफ एक्टिविटीज में, कहीं पे भी डमी एक्टिविटीज का जिक्र नहीं होता। लेकिन डमी एक्टिविटीज को हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं नेटवर्क ड्रॉ करते वक्त, और मकसद ये होता है कि किसी किस्म का कोई एक क्लैश हो तो उसे रिजॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं वहीं आपके सामने वो स्क्रीन ले आता हूं जहां पे ये चीज डिस्कस हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सिनेरियो जो आप इमेजिन करें कि दो इवेंट्स हैं 1 और 2, और इन दोनों इवेंट्स के दरमियान दो या दो से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं कि जो इवेंट 1 से शुरू हो, यानी इवेंट 1 उनका कॉमन स्टार्ट इवेंट हो, और इवेंट नंबर 2 पे एंड हो रही हो एक साथ, यानी इवेंट नंबर 2 उनका कॉमन एंड इवेंट हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी वक्त बन जाए तो ये बड़ी इलॉजिकल होगी। बात ये कि ए और बी की ड्यूरेशन तो मुख्तलिफ होंगी ना। ये तो फिर सर एक ही एक्टिविटी, मतलब इकट्ठे एक ही में कर सकते हैं हम ए और बी को। हाँ, लेकिन अब उसको पहले आपने समझना है, एक जो लॉजिक है कि अगर ए और बी की ड्यूरेशंस डिफरेंट हों तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक साथ ही शुरू हों और एक साथ खत्म हो। लॉजिकल बात है ना। अगर दो एक्टिविटीज हैं ए और बी, एक की ड्यूरेशन है 5 और दूसरे की ड्यूरेशन है 8, तो कैसे मुमकिन है कि वो एक साथ शुरू हों और एक साथ खत्म हो? लॉजिकल तो नहीं है ये। डेफिनेटली एक एक्टिविटी पहले खत्म होगी और दूसरी एक्टिविटी बाद में कहीं खत्म होगी, बशर्ते कि एक ही इवेंट से शुरू हो रही हो। अगर तो मुख्तलिफ इवेंट्स हों जहां से एक्टिविटीज शुरू होके और एक कॉमन इवेंट पे खत्म हो रही हैं तो फिर तो ये मसला नहीं होगा। लेकिन मसला इस वजह से पैदा हो गया कि एक ही इवेंट से शुरू हो रहे हैं दोनों एक्टिविटीज और एक ही इवेंट पे दोनों इकट्ठी खत्म हो रही हैं। इट्स इलॉजिकल। समझ रहे हैं ना? यस सर। अब ऐसी सूरत हाल अगर किसी नेटवर्क में आ जाए तो ये जो क्रॉस लगाया हुआ है इसका मतलब आपने इसको इस तरह से ड्रॉ नहीं करना। आपको अब एक ऑल्टरनेट पाथ देना पड़ेगा। आपको ये शो करना पड़ेगा कि एक्टिविटी ए और बी आरजी तौर पे अलहदा अलहदा जगहों पे खत्म हो रही हैं, लेकिन चूंकि दोनों को एक स्टार्ट, एक डिपेंडेंसी देनी है उस एक्टिविटी के लिए कि जो 2 से आगे जाएगी, इस वजह से इनको बिलाखिर ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर से सुने, आपको ऐसी सिचुएशन जिसमें दो एक्टिविटीज कॉमन इवेंट से शुरू होके कॉमन इवेंट पे खत्म होने जा रही हो, उसे उस तरह से ड्रॉ नहीं करना जिस तरह ये रॉन्ग वाला हिस्सा लिखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑल्टरनेट पाथ देना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेट पाथ पहले से मौजूद नहीं है, ना ही चार्ट ऑफ एक्टिविटीज में कोई ऐसी एक्टिविटी शो की गई है कि जो ऑल्टरनेट पाथ दे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मर्जी से खुद से एक ऑल्टरनेट डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उसके साथ एक डमी इवेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो अब अगर आप नीचे वाली जो डायग्राम्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट, उनमें से सबसे पहली डायग्राम को देखें तो वही सिचुएशन है, ए और बी। लेकिन हमने ये किया कि एक्टिविटी बी को 2 पे ही एंड किया, लेकिन एक्टिविटी ए को 2 पे एंड करने की बजाय एक और इवेंट पे एंड कर दिया। अब वो इवेंट्स बन गए 2 और 3। अब ये शो करने के लिए कि 2 और 3 असल में एक ही इवेंट थे, इन दोनों के दरमियान एक डमी एक्टिविटी ड्रॉ करना है जो कैपिटल डी से आपको बनी हुई नजर आ रही है और उसमें डॉटेड लाइंस हैं। डॉटेड लाइन ये शो करती है कि जी ये असल में ये एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सिर्फ पाथ शो करने के लिए ये बनाई गई है, डमी एक्टिविटी है। डमी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 0 होगी क्योंकि असल काम तो इसमें कोई नहीं हो रहा ना, असल काम तो बाकी एक्टिविटीज में हो रहा होता है। तो चूंकि डमी एक्टिविटी में कोई भी काम नहीं हो रहा, इस वजह से उसकी ड्यूरेशन 0 है। जरूरत इसकी क्या है? इसकी जरूरत सिर्फ ये है कि जहां कहीं भी कॉमन एंड पॉइंट्स वाले एक्टिविटीज आ जाएं तो उनको ऑल्टरनेट पाथ देने के लिए हम डमी एक्टिविटी इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो एक सोल्यूशन तो ये है जो नीचे वाली डायग्राम्स में सबसे पहली डायग्राम है। अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो ये है कि आप बजाय इसके कि डमी एक्टिविटी को 2 से 3 की तरफ भेजें, आप उसे 3 से 2 की तरफ भी भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से एक तरीका और हो सकता है जो आपको तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है, वो ये कि आप एक्टिविटी बी को डमी की जगह रिप्लेस कर दें, ये भी चलेगा, क्योंकि डमी एक्टिविटी ने सिर्फ एक ऑल्टरनेट पाथ शो करना है। और इसी तरीके से आप डमी एक्टिविटी को ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो चौथी डायग्राम आपको नजर आ रही है, इन चार में से कोई ऑप्शन आप यूज कर लें, चारों चलेंगे। मैं प्रेफर करूंगा जो सबसे पहली ऑप्शन मैंने आपको दिखाई है, यानी एक्टिविटी ए और बी को 1 से शुरू करें, लेकिन एक्टिविटी बी को तो 2 पे एंड कर दें, लेकिन 3 पे ए को एंड कर दें। और ये शो करने के लिए कि असल में बी ने भी इसी तरफ आना था, आप इवेंट नंबर 2 से डमी एक्टिविटी 3 की तरफ एरो करके ड्रॉ कर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको डमी एक्टिविटी का? यस सर, अब क्लियर है जी, बाकी लोगों को भी क्लियर है डमी एक्टिविटी? बाकी लोग मौजूद हैं? अच्छा, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको कहा था कि एक आध तो मैंने आपके सामने सॉल्व की थी स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने कहा था आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल में तो वो एकदम वो डमी एक्टिविटी की जरूरत भी आ गई। तो देखें, बी और सी दोनों पैरेलल एक इवेंट से शुरू हो रही हैं 2 से, और 3 पे खत्म होने जा रही हैं, जो कि गलत है। तो ऑल्टरनेट क्या होगा? ऑल्टरनेट ये होगा कि आप 1 से 2 तक ए बनाएं, बी और सी को एक साथ शुरू तो करें लेकिन एक साथ एंड ना करें, और फिर ये करें कि बी या सी दोनों में से किसी एक से एक डमी एक्टिविटी ड्रॉ करें। अब आप देखें, जिस तरह बिजली का सर्किट पूरा होता है ना, उस तरह से एक सर्किट सा पूरा हो गया कि सी में 4 पे ही खत्म होना था, उसी जगह जहां पे बी खत्म हो रहा है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं रहनी थी, इस वजह से डमी एक्टिविटी के जरिए हमने उसको एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया। तो बिलाखिर सी वाली एक्टिविटी 4 में ही जाके खत्म हो रही है, लेकिन डमी एक्टिविटी की मदद से। ठीक हो गया? ये एग्जांपल हमने की थी, ये मुकम्मल नेटवर्क नहीं था, बस एक छोटा सा नेटवर्क था। और फिर मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल है वो आप परफॉर्म कीजिएगा, ये वाली। तो इसको वैसे तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मैंने कहा था कि आप इसको देखे बगैर सिर्फ चार्ट ऑफ एक्टिविटीज अपने सामने खोल लें और एक कागज के ऊपर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। बेशक गलतियां होती हैं, होने दें, लेकिन आपको बार बार ये प्रैक्टिस करने से गलतियां जो हैं वो रिमूव होती जाएंगी। और जो स्टैंडर्ड या सोल्यूशन के तौर पे है वो नेटवर्क भी आपके सामने बना हुआ मौजूद होगा, तो यकीनन आपने कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। क्या ख्याल है? ऐसे की थी। तो इजी हो गया था काम या मुश्किल साबित हुआ? ऐसा हो तो गया था, लेकिन वो रिमूव करके बार बार चेंज करनी पड़ती है वो सेट रखने के लिए उसको। तो वो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 चार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आपको अपलोड कर दूँ और उनको आप सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसे हम असाइनमेंट बना लेंगे, बाद में आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो ये एक नेटवर्क था, ये भी एक एक करके ड्रॉ किया था मैंने, छोटा सा नेटवर्क है। और एक जो एग्जांपल थी उसमें बना बनाया नेटवर्क मैंने आपके सामने रख दिया था, ताकि आप इसकी जो आपने ड्रॉ किया है उसको इसके साथ कंपेयर कर लें। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी चीज की कोई कंफ्यूजन रही हो? मैंने लास्ट लेक्चर में ही
एक एंड के ऊपर इंट्रोडक्शन शुरू किया था क्रिटिकल पाथ मेथड का, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये CPM क्रिटिकल पाथ मेथड एक मेथड है जिसके जरिए आगे चल के हम अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, उनकी स्केजुअलिंग और उनकी कंट्रोलिंग या ट्रैकिंग वगैरह पे मदद मिल सकती है। लेकिन इब्तदाई तौर पे जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन कितनी बनती है, नंबर 1। और नंबर 2 आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट के नेटवर्क में क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी। तो थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्रिटिकल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे एंड टाइम पे शुरू किया जाए और एंड टाइम पे खत्म कर दिया जाए, आप इसे डिले नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको क्रिटिकल कहा जा रहा है। एक ऐसी एक्टिविटी जो ना तो देर से शुरू की जाए और ना ही देर से खत्म की जाए, उसे ऐसा करना पॉसिबल ही ना हो, उसे आप क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले कर देंगे तो क्या होगा, नुकसान ये होगा कि पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाए। अब ये ऐसे ही है जैसे आप रोजाना जब यूनिवर्सिटी आते थे तो आपने कई सारे काम करने होते थे, समझ लें कई सारी एक्टिविटीज करनी होती थी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो कि थोड़े बहुत डिले की जा सकती थी और कुछ एक्टिविटीज होती थी जो बिल्कुल डिले नहीं की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेक्चर है 10 बजे और खत्म होना है उसने 11:30 बजे, तो अब आप उससे डिले नहीं कर सकते। वो आपका इंतजार नहीं करेगा लेक्चर के, चलें आपकी वजह से 15 मिनट लेट शुरू कर दें, 20 मिनट लेट शुरू कर दें, वो उसी टाइम पे शुरू होना है, 10 बजे या 10:30 जो भी उसका टाइम बताया गया उस वक्त उसने शुरू होना है, और जिस वक्त उसका टाइम खत्म होने का बताया गया वो उसको खत्म हो जाना है। तो आप समझ लें कि ये जो लेक्चर्स थे ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है। लेकिन अब दिन के दौरान आपकी कई और भी एक्टिविटीज हैं कि अच्छा चलो वो लाइब्रेरी में से कोई बुक लेनी थी, या मैंने फीस जमा करानी थी, या कोई ट्रांसक्रिप्ट या कोई और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या स्टूडेंट अफेयर्स में जाके पूछना था, कार्ड लेना था, या आप सोचते हैं कि यार मैं घर से नाश्ता नहीं करके आया तो कुछ खाना है मैंने कैफेटेरिया से, तो आप ये नहीं कर सकते कि क्लास के टाइम में कैफेटेरिया चले जाएं, क्योंकि क्लास तो आपके लिए नहीं ना रुकेगी। लेकिन आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, एक लेक्चर पढ़ते हैं तो नाश्ता बाद में कर लेंगे, अभी फौरी तौर पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका नाश्ता करना है या कोई दूसरा काम है, लाइक किसी ऑफिस में जाके कोई इंक्वायरी करनी है ट्रांसक्रिप्ट के लिए या कोई और एप्लीकेशन देनी है, वो इंतजार कर सकता है कि जी जो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है लेक्चर की उसके बाद कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आप उसे डिले कर सकते हैं। अब उसको डिले करने से आपके पूरा दिन तो डिले नहीं होगा ना, आपका पूरा दिन डिले उस वक्त होगा जब आप लेक्चर डिले करेंगे। अब देखें, जो लेक्चर 10 मिनट लेट शुरू हो वो 10 मिनट लेट खत्म होगा ना, इसका मतलब है उसके बाद जिस लेक्चर में आना है वो भी 10 मिनट लेट हो गया, उससे अगला जो लेक्चर होगा वो भी 10 मिनट लेट हो गया, सारे लेक्चर 10-10 मिनट लेट हो जाएं, तो आप खुद सोचें कि एट द एंड जो असल टाइम था क्लोज करने का वो उससे आगे आप निकल गए। बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट में भी है कि क्रिटिकल एक्टिविटी को आप थोड़ा सा भी अगर डिले कर दें तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। लेकिन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिन्हें थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटी और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या फर्क है, तो हम इससे आगे बात को प्रोसीड कर सकते हैं। वो इंग्लिश में भी सारा लिखा हुआ है। क्रिटिकल एक्टिविटी, an activity is critical if it must be started and completed on time. There is no scheduling slack in a critical activity. Slack का मतलब होता है गैप। क्रिटिकल एक्टिविटीज में गैप नहीं हो सकता। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है? एन एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल इफ इट अलाउज माइनर डिलेज इन स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन टाइम्स बट विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को डिले किए बगैर अगर थोड़ा बहुत आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को आगे पीछे कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें थोड़ा बहुत स्केड्यूलिंग का स्लैक हो सकता है, यानी गैप हो सकता है।
अगर आप ये समझ गए हो, मुझे बताएं, ये समझ आ गई आपको क्रिटिकल एक्टिविटी की? थ्योरेटिकली अगर समझ आ गई है तो प्रैक्टिकली भी अभी करके देखते हैं। जी बताइए। जी एनीबॉडी? क्रिटिकल एक्टिविटी समझ आ गई? जी बोले हैं। हाँ जी। यस सर। तो आप जाग रहे हैं सारे या क्या सिलसिला है? जाग रहे हैं। लेक्चर ऐसा है वैसे से नींद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर आप ये सारा समझ गए हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो अब आप इजीली समझ जाएंगे कि क्रिटिकल पाथ का क्या मतलब है। बहुत सिंपल बात है। क्रिटिकल पाथ का मतलब है वो पाथ जिसके अंदर तमाम की तमाम एक्टिविटीज क्रिटिकल वाली। पाथ का मतलब वैसे क्या होगा कि अगर आप एक एक्टिविटी पे जाएं फिर उसके बाद उससे अगली एक्टिविटी पे जाएं, तो ये एक पाथ बनता चला जाता है। एक एक्टिविटी पे उसके बाद दूसरी एक्टिविटी एंड सो ऑन। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसमें आने वाली तमाम एक्टिविटीज क्रिटिकल हों। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि क्रिटिकल एक्टिविटीज के दरमियान कोई गैप हो, स्लैक ही नहीं है ना बीच में। तो जैसे ये क्रिटिकल एक्टिविटी खत्म होती है अगली क्रिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो पाथ बनेगा उसमें कोई गैप नहीं होगा, कोई ब्लैंक जगह नहीं होगी। तो आप उन तमाम एक्टिविटीज को जिनको कि आप फाइंड कर चुके होंगे कि ये क्रिटिकल है, अगर आप उनको एक पेंसिल से नेटवर्क के ऊपर लकीर लगा दें तो वो एक पाथ सा बना हुआ नजर आएगा। ये पाथ असल में क्रिटिकल पाथ होगा। और मजीद इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो क्रिटिकल पाथ है इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर आप उनकी ड्यूरेशंस को आपस में जमा करें तो आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता चल जाएगी। उसकी वजह ये कि ये जो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज होती हैं ये लाजमी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, पूरे के पूरे नेटवर्क में सबसे लंबा रास्ता, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ यानी क्रिटिकल एक्टिविटीज का होता है। तो अब अगर आपने अंदाजा लगाना हो कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन उतनी ही है जितना क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है। अब इस तक हमने प्रैक्टिकल काम करना है। अब कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि ये लाजमी शर्त है, इसको तवज्जो से सुनना। इवेंट्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि हर एक्टिविटी के स्टार्ट पे एक इवेंट होता है, स्टार्ट इवेंट, और हर एक्टिविटी के एंड पे एक इवेंट होता है, एंड इवेंट। अच्छा, ये अलग बात है कि आपने नेटवर्क ड्रॉ करते हुए देखा था कि कोई एक इवेंट किसी एक एक्टिविटी का स्टार्ट इवेंट हो सकता है और कोई और दूसरी एक्टिविटीज का वो एंड इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटीज खत्म ही इवेंट पे होती हैं और शुरू भी इवेंट से ही होती हैं। तो एक ही नेटवर्क में इवेंट जो है वो कई एक्टिविटीज के लिए कॉमन होंगे। किसी के लिए वो स्टार्ट इवेंट बन जाएंगे, किसी के लिए वो एंड इवेंट। अब इवेंट की ड्यूरेशन कोई भी नहीं होती। एक्टिविटीज की ड्यूरेशन तो होती है, इवेंट की ड्यूरेशन नहीं होती। आप यूं समझ लें कि इवेंट का मतलब है एक लम्हा, एक काम खत्म हुआ और अगला काम शुरू हो गया, तो बीच में कितना वक्त होगा? अगर कोई वक्त है भी तो वो तो इग्नोर किया जा सकता है। अब जिस तरह अगर आपके सामने कोई एक लेक्चर खत्म हो, तो अब लेक्चर खत्म होने के बाद एक अगला लेक्चर है, हम अज्यूम करेंगे कि बीच में वक्फा कोई नहीं है, तो इट मींस कि जैसे ही एक लेक्चर खत्म हुआ अगले लेक्चर का टाइम शुरू हो गया। तो बीच में तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है ना, उसको हम जीरो फर्ज कर लेते हैं। तो हम उस जीरो फर्ज किए जाने वाले मौके को इवेंट कह देते हैं। जिस तरह के ये नोड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने बनी हुई है जिसमें दो इवेंट्स हैं आई और जे, और बीच में एक एक्टिविटी है। अब मैंने जनरलाइज तरीके से इवेंट्स को शो किया है, इनमें नंबर्स नहीं लिखे 1 2 3 इस तरह से, बल्कि 1 2 3 की जगह वेरिएबल लिख दिए आई और जे।
तो एक इवेंट है जिसका नंबर होगा आई और दूसरा इवेंट जिसका नंबर होगा जे। बीच में इन दोनों के दरमियान में एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का भी मैंने नाम नहीं लिखा, इस वक्त नाम की अहमियत नहीं है, बल्कि मैंने उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिख दी है जनरलाइज्ड तरीके से, कैपिटल डी। जिस तरह मैथ में हम जनरलाइज्ड वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मैंने ये वेरिएबल्स यूज कर लिए, सिंबल्स यूज कर लिए। तो डी सबस्क्रिप्ट आई आई जे का मतलब है वो ड्यूरेशन जो कि उस एक्टिविटी की है जो आई और जे के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब इवेंट्स के टाइम्स कौन से होंगे, अब इसको और से ज्यादा गौर से आपने सुनना और समझना है। कहीं पे बात समझ रहा है वहीं पे आपने मुझे रोक लेना। हम अब बात करने लगे हैं कि इवेंट का अकरेंस टाइम। वैसे इवेंट का अपना कोई टाइम नहीं है, उसका टाइम तो 0 है, लेकिन इवेंट अकरेंस टाइम का मतलब है कि घड़ी पे वो वक्त जब किसी एक इवेंट को हो जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई वक्त नहीं लगेगा ना। अब इस लिहाज से हर इवेंट के 2 अकरेंस टाइम, यानी वो टाइम जिस वक्त इवेंट को अकर होना है, एक को कहा जाता है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और दूसरे को कहते हैं लेटेस्ट अकरेंस टाइम। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूं आई की, तो आई जो इवेंट है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम कहलाएगा ई सबस्क्रिप्ट आई। अगर मैं बात कर रहा हूं जे की, तो उसका जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वो कहलाएगा ई सबस्क्रिप्ट जे। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन। तो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का मतलब क्या है? अर्लीस्ट का क्या मतलब होता है? जल्दी से जल्दी। यानी अगर आप किसी इवेंट को जल्दी से जल्दी भी परफॉर्म करना चाहें तो किस टाइम पे शुरू करेंगे? जिस टाइम पे किसी भी इवेंट को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता हो वो उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है। और जिस टाइम पे देर करके भी अगर इवेंट शुरू किया जाए तो कितनी देर हो सकती है, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट अकरेंस टाइम और उसे रिप्रेजेंट करते हैं एल सबस्क्रिप्ट आई या एल सबस्क्रिप्ट जे के साथ। तो ये बात आपको क्लियर हुई, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम इवेंट्स का और लेटेस्ट अकरेंस टाइम इवेंट्स का। ये आपको क्लियर हुई बात? जी बताइए। यस सर। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल ई के साथ और कैपिटल एल के साथ। लेकिन हकीकत में जब आप इसे नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे आप ई या एल नहीं लिखेंगे बल्कि एक नंबर लिखेंगे। वो नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी ऐसा, जिससे पता चल जाएगा कि जी इस इवेंट को इस टाइम पे शुरू होना है। तो अगर आप सबको समझ आ गई है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की और लेटेस्ट अकरेंस टाइम की, तो हम आगे चलें। अब हमारे सामने जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज थी और वो था चार्ट ऑफ एक्टिविटीज। हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। हमने क्या किया? चार्ट ऑफ एक्टिविटीज की मदद से नेटवर्क बना लिया और जब हमने मेक श्योर कर लिया कि जी नेटवर्क सही बन गया है, तो हमने हर एक्टिविटी के साथ ही या उसके नीचे उसकी ड्यूरेशन लिखी। तो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम भी हमें खुद मालूम करने पड़ेंगे, लेटेस्ट अकरेंस टाइम भी हमें खुद मालूम करने पड़ेंगे। अब क्या तरीका अपनाया जाए कि अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो जाए और क्या तरीका अपनाया जाए कि जी लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो जाए? तो 2 छोटे छोटे एल्गोरिदम्स, जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, 2 मेथड्स हैं या कह लें एल्गोरिदम्स हैं। एक एल्गोरिदम का नाम है फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और दूसरा है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन का एल्गोरिदम उस वक्त यूज होता है जब आपने एक नेटवर्क में मौजूद तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर।
और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन उस वक्त यूज होगा जब आपने एक ही नेटवर्क के तमाम इवेंट्स के लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है। ये जो एल्गोरिदम है ये रेपिटेटिव। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका ये माइक में से बहुत ज्यादा शोर आने लग गया, समझ नहीं आ रही। यार सब पहले आ रहा था पर अब ज्यादा नहीं लग गए। आप ठीक है? यस सर अब ठीक है पहले से। सर बोलने तो पता चलेगा आपको। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन एल्गोरिदम है, ये यूज किया जाएगा एक ही नेटवर्क की तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करने के लिए। और जब आप फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन कर चुके होंगे, आपको तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो चुके होंगे, तो फिर आप यूज करेंगे बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। और इसके जरिए आपको तमाम के तमाम इवेंट्स के लेटेस्ट अकरेंस टाइम्स मालूम हो जाएंगे। अब इनको फॉरवर्ड पास क्यों कह रहे हैं या बैकवर्ड पास क्यों कह रहे हैं, तो उसका बड़ा सीधा सा रीजन है कि जो फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे नेटवर्क के पहले इवेंट से और आगे चलते जाएंगे हत्ता के आखिरी इवेंट पे पहुंच जाए। ये कहलाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आप समझ लें कि लेफ्ट से राइट, क्योंकि हम नेटवर्क कैसे आपने ड्रॉ किया था, लेफ्ट से राइट ड्रॉ किया था। तो जब आप आखिरी इवेंट पे पहुंच चुके होंगे और आपको उसका भी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो चुका होगा, फिर आप वहीं से वापस उन्हीं कदमों पे वापस चलेंगे, यानी आखिरी इवेंट से उससे पिछला इवेंट, फिर उससे पिछला इवेंट, और करते करते सबसे पहले इवेंट तक आप पहुंच जाएंगे। ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस दौरान आप क्या कर रहे होंगे, आप मालूम कर रहे होंगे हर इवेंट का लेटेस्ट अकरेंस टाइम। क्लियर हो रही बात? जी बताइए। सर ये एक बार दोबारा बता दें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। देखें बड़े सिंपल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक नेटवर्क के तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स मालूम करने हैं। तो इसका मतलब है कि आपको हर इवेंट के ऊपर जाके इसे अप्लाई करना पड़ेगा। अब जिस तरह आप में से अक्सर लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है, उसमें आपने ग्राफ एल्गोरिदम पढ़े हुए हैं, तो उसमें भी वो जो ग्राफ बनता है उसमें भी तो नोड्स और आर्क्स होती है ना। तो आप क्या करते हैं, एक नोड से दूसरी नोड, फिर तीसरी नोड, इस तरह से चलते हैं। इस तरह से ये जो नेटवर्क है ये भी एक ग्राफ है। तो आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, हत्ता कि आप आखिरी इवेंट तक पहुंच जाएं, आपने हर एक इवेंट को या हर एक नोड को विजिट करना है। और इस दौरान एक फॉर्मूला आप अप्लाई करते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा कि उस नोड का, उस इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या है। ये चूंकि सबसे पहली इवेंट से सबसे आखिरी इवेंट पे आप जा रहे हैं, तो इसे आप फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन इसी वजह से कह रहे हैं। और जब आप आखिरी इवेंट पे पहुंच जाएंगे, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर आप वापसी का रास्ता शुरू करेंगे, यानी आखिरी इवेंट से उससे पिछला इवेंट, फिर उससे पिछला इवेंट, और करते कराते सबसे पहले इवेंट पे पहुंच जाएंगे। ये पीछे की डायरेक्शन में हो गया ना, इसको आप कहेंगे बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। और इस दौरान एक फॉर्मूला आपको अभी बताऊंगा मैं, उसे आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको मालूम होता जाएगा कि उस नोड का, उस इवेंट का लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या है। तो जब फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास दोनों मुकम्मल हो चुके हों, तो हमारा ये क्रिटिकल पाथ मेथड मुकम्मल हो चुका होगा और हमारे सामने तमाम एक्टिविटीज के स्टार्ट और एंड इवेंट्स के अर्लीस्ट और लेटेस्ट अकरेंस टाइम हमें मालूम हो चुके हैं। ठीक हो गया? अब अमली तौर पे ना हमें फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन दोनों सीखने हैं।
इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और तवज्जो भी आपकी बहुत चाहिए होगी। तो पहले हम आते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लें। तो रेडी आप फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन समझने के लिए? यस सर। अच्छा, एक चीज हमें जहन में रखनी है कि अगर आप किसी इवेंट या किसी नोड का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी होगा कि उस इवेंट से पहले जितने भी इवेंट्स हैं उनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो। फिर से सुने, जिस इवेंट का आपने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो फार्मूले की शर्त यह है कि उस इवेंट से पहले एग्जिस्ट करने वाले तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो। अब ये बड़ी अजीब एक सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन हम एक मफरूजे की बुनियाद पे चलेंगे, एक अजम्पशन। वो अजम्पशन ये है कि हम फर्ज कर लेंगे कि जो नेटवर्क का सबसे पहला इवेंट है, मसलन उसका नंबर अगर 1 है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि 1 इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 0 है, क्योंकि इवेंट नंबर 1 का मतलब होगा ना कि प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटी यहां से शुरू होनी है, यानी प्रोजेक्ट शुरू यहां से होना है। तो आप यूं समझ लें कि जो स्टॉप वॉच है, घड़ी जो प्रोजेक्ट का टाइम देख रही है, उसको हमने उसी वक्त शुरू करना है। तो जिस वक्त शुरू करेंगे उस वक्त तो 0 टाइम हुआ होगा ना। तो इसी वजह से नेटवर्क का जो सबसे पहला इवेंट है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम फर्ज किया जा रहा होगा 0। अब इसकी मदद से हमें अगले जो इवेंट्स हैं उनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करने में आसानी हो जाएगी। तो अब पहले आते हैं अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करने के लिए फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड। अब मेथड को देखने से पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें आप जिस इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना चाह रहे हैं उसे मैंने रिप्रेजेंट किया आई से, इवेंट आई। और हम जिस जगह पे आई को रखा हुआ है उससे पहले 3 इवेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, पी, क्यू और आर। यानी जिस वक्त इवेंट आई पे हम पहुंचे तो उससे पहले हम पी, क्यू और आर पे आ चुके हुए थे, और हम फर्ज करेंगे कि उनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम हमें मालूम हो चुके हुए हैं। वो मैंने लिख दिए हैं ई सबस्क्रिप्ट पी, ई सबस्क्रिप्ट क्यू और ई सबस्क्रिप्ट आर। तो अब आई और बाकी इवेंट्स के दरमियान जो एक्टिविटीज हैं उनकी ड्यूरेशन भी हमें मालूम है। मसलन जो इवेंट पी और आई के दरमियान एक्टिविटी है उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है डी सबस्क्रिप्ट पी आई। क्यू और आई के दरमियान डी सबस्क्रिप्ट क्यू आई, और आर और आई के दरमियान डी सबस्क्रिप्ट आर आई। थोड़ा सा ब्रेक हम ले लेते हैं अजान की वजह से, ठीक है? थोड़ा सा होल्ड रखें।
अच्छा जी, अब वापस आते हैं। बात ये हो रही थी कि हमने फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स मालूम करने हैं तमाम इवेंट्स के। तो एक छोटे से हिस्से पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने जिस इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है वो है आई, वो आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, दिस वन। और हम जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करेंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई सबस्क्रिप्ट आई से। अब अगर हम इसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो तमाम इवेंट्स जो इससे पहले एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पी, क्यू और आर, इनके भी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पहले से मालूम हो या कर लिए गए हों। तो वो भी हम फर्ज कर लेते हैं कि वो जी हमने मालूम कर लिए हैं। वो हैं ई सबस्क्रिप्ट पी इस इवेंट के लिए और ई सबस्क्रिप्ट क्यू इस इवेंट के लिए।
और ई सब्सक्रिप्ट आर इस इवेंट के लिए। और मजीद ये कि चार्ट ऑफ एक्टिविटी से हमें ये भी पता चल गया था कि ये जो दरमियान में एक्टिविटीज़ हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है। तो वो फर्ज करें वो ड्यूरेशंस इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं, कैपिटल डी पी आई, कैपिटल डी क्यू आई और कैपिटल डी आर आई। अब इसके सहारे हमने ये फाइंड आउट करना है कि जी ई सब्सक्रिप्ट आई का उस वैल्यू क्या है। बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ ये करना है कि हर इवेंट के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम में उसके बाद आने वाली एक्टिविटी की ड्यूरेशन ऐड करनी है। यानी ई सब्सक्रिप्ट टी के अंदर आप ऐड कर दें डी सब्सक्रिप्ट टी आई, और इसी तरह से अलहदा से ई सब्सक्रिप्ट क्यू में ऐड कर दें डी सब्सक्रिप्ट क्यू आई की वैल्यू, और फिर अलहदा से ई सब्सक्रिप्ट आर में ऐड कर दें डी सब्सक्रिप्ट आर आई की वैल्यू। तो नतीजा ये होगा कि आपके सामने 3 वैल्यूज का सम आ जाएगा। अब आपने सिर्फ ये करना है कि वो जो 3 वैल्यूज आई हैं आपने मालूम करना है उनमें से मैक्सिमम कौन सी है। क्या ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मैक्सिमम है, या फिर ये मैक्सिमम है। और अगर और भी कोई थी एक्टिविटीज, कोई और भी इवेंट्स थे तो उनके भी आप इसमें साथ लिख रहे होते। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, वही असल में ई सब्सक्रिप्ट आई की वैल्यू बन जाएगी। वो आप ई सब्सक्रिप्ट आई को असाइन कर दें। क्लियर हुई बात जी? यस सर। और इस सारे सिलसिले में आपने ये नहीं भूलना कि पहले ही अजम्पशन हमने की थी कि जो सबसे पहला इवेंट है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम हमने पहले ही फर्ज कर लिया था कि 0 है। तो अगर आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन समझ आ गया है तो हम फिर आगे चल सकते हैं बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन हमेशा आखिरी नोड से शुरू होता है। सर ये इसकी पहले कोई एग्जांपल कर लेते हैं। पहले ये फार्मूला ज़हन नशीन कर लें। तो एग्जांपल बहुत अच्छी है हमारे पास, अभी एग्जांपल भी करनी है हमने। ठीक है सर। अब बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन लगाने से पहले आपको ये जहन में रखना है कि आप इससे पहले फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन अप्लाई कर चुके हुए हैं, ठीक। और उसके नतीजे में तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम यानी ई, कैपिटल ई वाली वैल्यूज मिल चुकी हुई हैं। तो ये जहन में रखें कि जब आपने सारे नेटवर्क पे अप्लाई कर दिया होगा फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, तो आखिरी इवेंट का भी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो चुका होगा। यानी अगर आखिरी इवेंट n है तो आपको ये मालूम हो चुका होगा कि ई सब्सक्रिप्ट n क्या है। अब आपने ये करना है कि जो आखिरी इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वही आपने असाइन कर देना है आखिरी इवेंट के लेटेस्ट अकरेंस टाइम। देखें, हमने पहले फर्ज किया था कि नेटवर्क का जो सबसे पहला इवेंट है 1, उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 0 है। अब बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हमने फर्ज करना है, अज्यूम करना है कि जो आखिरी इवेंट है जहां से आप वापस पहले की तरफ जाना चाह रहे हैं बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में, उस आखिरी इवेंट का जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम है उसकी वैल्यू वही है जो उस इवेंट के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की है। यानी ई सब्सक्रिप्ट n और एल सब्सक्रिप्ट n दोनों बराबर हैं। अब उसके बाद जिस इवेंट का भी आप लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना चाहेंगे वो इजी हो जाएगा। तो एक सिनेरियो मैंने बनाया। सिनेरियो में एक इवेंट है i और उसके बाद में एग्जिस्ट करने वाले इवेंट्स हैं p, q, r। तो जो मेथड है वो ये डिमांड करता है कि अगर आप इवेंट i का लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना चाह रहे हैं तो आपको p, q और r इवेंट्स के लेटेस्ट अकरेंस टाइम पहले से मालूम हो चुके हैं, तभी आप i का लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर चुके हैं। अब इसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि जो p, q, r हैं उसके लेटेस्ट अकरेंस टाइम्स वो हमने रिप्रेजेंटेशन उनकी की हुई है l सब्सक्रिप्ट p के साथ, l सब्सक्रिप्ट q के साथ और l सब्सक्रिप्ट r के साथ।
अब हमें करना सिर्फ ये है कि जो वैल्यू है L सबस्क्रिप्ट P, उसमें से हमने माइनस करना है ड्यूरेशन। देखें फॉरवर्ड पास में हमने क्या किया था, ऐड किया था, ड्यूरेशन ऐड की थी, यहां पे हमने माइनस करना है। तो आप L सबस्क्रिप्ट P में से D सबस्क्रिप्ट P आई माइनस करें, L सबस्क्रिप्ट Q में से ये वाला D वैल्यू माइनस करें, और L सबस्क्रिप्ट R में से D सबस्क्रिप्ट R आई माइनस करें, और फिर जो 3 सेपरेट वैल्यूज आपको मिलेंगी आप फाइंड आउट करें उनमें से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इस तरीके से देखें फॉरवर्ड पास में हमने मैक्सिमम मालूम किया था और इन वैल्यूज को प्लस किया हुआ था, यहां पे इन वैल्यूज का डिफरेंस मालूम करने और माइनस मिनिमम मालूम करने। अब नतीजा ये होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो इसको साइन हो जाएगी L सबस्क्रिप्ट I को। ये आपको क्लियर हो गया बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। जी एक एग्जाम्पल करके देखें, क्या ख्याल है, बताइए। एग्जाम्पल रहने दें फिर। मेरा ख्याल है सब सो गए हैं। नहीं 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 सर सर जागे। तो आप एक एग्जाम्पल फिर करें। एग्जाम्पल इस नेटवर्क की है जिसमें हमारे पास ये नेटवर्क पहले से बना हुआ है और इसमें जो एक्टिविटीज हैं A B C D E F G और H, ये ऑलरेडी मालूम था, उनकी ड्यूरेशन भी मालूम थी। मसलन A की ड्यूरेशन 5 है, B की ड्यूरेशन 6 है। सर C फिर की बहुत शोर हो रहा है। तो नींद नहीं आ रही इसमें। अब ठीक है या सर पहले से बेहतर है। तो अब जो एक्टिविटीज हैं उनकी ड्यूरेशन हमें मालूम है। अब हमने एक एक करके दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन अप्लाई करना है और फिर उसके बाद बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन अप्लाई करना है। तो पहले फिर अप्लाई कर देते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, जिसका मतलब है कि हम एक एक करके तमाम नोड्स, तमाम इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन की पहली अजम्पशन होती है कि जो इवेंट 1 है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 0 है। अब इस डायग्राम पे आपके पास एक कागज होना चाहिए जिस पे एक डायग्राम बनी हो। अब आपने क्या करना है, एक एक करके इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। अब जितने भी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होंगे वो जनरलाइज तरीके से तो कैपिटल E से रिप्रेजेंट हो रहे थे और जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम थे वो कैपिटल L से रिप्रेजेंट हो रहे थे, लेकिन अब हकीकतन हमें कुछ नंबर्स मालूम होने। तो मैं काम करूंगा कि जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है उसको मैं लिख दूंगा स्क्वायर में, जिस तरह आपके सामने एक स्क्वायर में लिखा हुआ नजर आ रहा है 0। तो ये 0 असल में क्या है, ये इस इवेंट 1 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है। यानी आप एक इस तरह से स्क्वायर बनाएं और उसके अंदर 0 लिख दें। ठीक हो गया। अब इस अजम्पशन के तहत हम आगे जितने इवेंट्स आने हैं उन सब के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करेंगे। शर्त याद रखें कि जिस इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है उससे पहले आने वाले इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो। तो अब आप मुझे सोच के बताएं कि क्या हम इवेंट नंबर 3 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर सकते हैं, बताइए। जी बताइए। क्या हम, अगर पता है तो कर सकते हैं मुझे। क्या पता है हमें? तो मतलब पीछे वाले 1 का अर्लीस्ट टाइम जैसे हम 0 बताया हुआ सब अगले का पता कर ही सकते हैं। लेकिन क्या 2 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम है?
नहीं है ना। नहीं है सर, उसका तो अभी पता। तो इसका मतलब है कि हम फौरी तौर पे 3 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि 2 का नहीं पता। 1 का तो पता चल गया, 2 का नहीं यस पता। सर। इसका मतलब है कि पहले हमें 2 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना चाहिए, 3 बाद में आएगा। क्या ख्याल है? यस सर, बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है कि 2 से पहले जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और बीच में जो ड्यूरेशन है उनको सम करना है, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मालूम करनी है। 5 लाइक। तो अब देखें, एक ही इवेंट है ना 2 से पहले, जिसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 0 है यस सर। और ड्यूरेशन 5 है। 5 है तो तो 5 हुआ। 0 + 5 5, और यही वैल्यू है और यही मैक्सिमम फिर हुई। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, वो ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कैसे पता चला। तो 2 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पता चल गया 5। 0 पहले से मालूम था 1 का, और 2 का अब मिल गया। तो अब आप इन दोनों की मदद से 3 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? 3 का पहले पॉसिबल नहीं था, अब मुमकिन हो गया है। तो अब आप पहले ये करें कि 0 और 6 को प्लस करें। तो 6 ही रहेगा ऊपर तो। ठीक, और फिर यहाँ पे आप 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8 हुआ होगा मैक्स वाला। तो 6 और 8 में से मैक्सिमम 8 है। 8। 8 वाला ही आएगा। तो 3 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या हो गया? फिर 8। तो अब आप सोचें जरा और मुझे बताएं कि अब ऐसी कौन सी इवेंट है जिसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो सकता है? सर बस 5 का 5 का। तो 5 का 4 का भी हो अर्लीस्ट सकता है। अकरेंस टाइम नहीं मालूम हो करने सकता के वो। लिए 3 का पता होना चाहिए। 3 का पता है, 4 का पता होना चाहिए, और का वो नहीं नहीं पता पता। हमें। यस सर। तो 4 का फिर क्या करना पड़ेगा? पहले 4। 4 का पहले पता 4 होगा। का कर लेते हैं अपना। 6 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि उससे पहले तो 3 नोड्स हैं। यस यस सर, सर पहले 4 4 का का ही पता कर। कर लेते हैं। तो एक ही फिर रास्ता हो गया ना, 5 + 8 वही मैक्सिमम होगा ना। 8 13 + यस 5 सर क्या होगा? 13 यही होगा। तो वो डब्बे में बना के उसमें लिख दें 13। तो अब आपको 4 इवेंट्स के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पता चल चुके हैं। अब आप सोचें कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसका हम अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर सकते हैं? क्या आप 6? 5 का कर सकते हैं। 6 का भी नहीं कर सकते क्योंकि 5 का नहीं पता। यस। ठीक है, तो 5 के ऊपर एक तो है 4 की तरफ से और दूसरा है 3 की तरफ से एक्टिविटी। तो अगर आप इस तरफ से देखें, जो 3 की तरफ से है वो बनती है 8 + 2 10। यस सर। ठीक, और 13 प्लस 0 ये होगा है सर ये तो। डमी ये एक्टिविटी। डमी है ना तो 0 इसकी होगा इसका ड्यूरेशन सर। तो पहले ही 0 होती है। वेरी गुड। तो 13 + 0 और 8 + 2 वो हो गया 10, और इस तरफ से हो 13 गया वाला लेंगे। 13। 13 ही आएगा सर। तो 13। 5 के ऊपर आप लिख दें 13। पता चल गया ना इसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम कैसे आया? यस यस सर। सर। अब एक इवेंट रह गया, लेकिन उसके पीछे 3 इवेंट्स हैं। एक 3 है, एक 5 है और एक 4 है। तो अब आप बताएं पहले क्या होगा? 8 + 11 19 होगा। ये काम है सर। 19। सर ये 5 की तरफ से जो आ रहा है ना 13 5 + की 12 तरफ ये से वाला आएगा 12 और 20। 13 वाला। लिख तो ये लेना आएगा। पहले। 13 + 12 25, और यस इस तरफ से क्या होगा? 13 + 1 14। 14। तो एक तरफ से 19 है, एक तरफ से 25 है, एक तरफ से 14 है, तो बड़ी वैल्यू है 25। मैक्स वाला लेंगे। तो 6, हाँ 6 की अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू हो गई 20। 25। ये सारी नोड्स हो गई, लेकिन अभी सिर्फ कितना काम हुआ है? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम करने का। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन कंप्लीट हुई है, लेकिन इतना हमें हौसला मिल गया कि अब हम और भी कर सकते हैं। अब यहीं से हम यानी 6 से वापस 1 की तरफ का सफर शुरू करेंगे, और इस दौरान हम मालूम करेंगे लेटेस्ट अकरेंस टाइम्स।
अब लेटेस्ट अकरेंस टाइम शुरू करने में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप आखिरी नोड का जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर चुके हों उसी को ही आप लेटेस्ट अकरेंस टाइम बना दें। तो मैं ये करूंगा कि 6 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम भी 25 बना दूंगा। अच्छा, अब लिखना कैसे है लेटेस्ट अकरेंस टाइम? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम तो हमने डब्बे में लिखा ना, स्क्वायर में। तो लेटेस्ट अकरेंस टाइम हम लिखते हैं ट्रायंगल में। तो कहीं पे भी आप वो एक ट्रायंगल ऐसी बनाएं और उसमें वो नंबर लिख दें। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो ट्रायंगल इसी के ऊपर बना दें, स्क्वायर के ऊपर। इस तरह से ये बन जाएगी एक हार्ट नोटेशन, जैसे वो एक घर सा बना होता है ना, हार्ट। तो अगले स्टेप में हम शुरू कर देते हैं बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। और उसका पहला स्टेप ये किया हमने कि 6 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम हमने वही बना दिया जो उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम था। अब हमें पीछे की तरफ आना है। अब हमारे 6 इवेंट से पीछे 3 भी है, 5 भी है और 4 भी है। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसका लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो सकता है? क्या 3 का? 6 के साथ कनेक्टेड है ना 3? यस। तो क्या 3 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो सकता है? शर्त ये होती है आप जिस इवेंट का लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करने लगे हैं उसके बाद में जो इवेंट्स हैं उनके लेटेस्ट अकरेंस टाइम तमाम के मालूम हो। तो 3 के बाद में कौन सा है? 5। 3 के बाद में कौन सा है? 6। 6 का तो लेटेस्ट अकरेंस मालूम है, 5 का नहीं मालूम। तो इसका मतलब है फिलहाल हम 3 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम तो नहीं मालूम कर सकते और 4 का भी नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि 6 का मालूम है, 5 का मालूम नहीं है। तो दोनों सूरतों में पहले हमें हर सूरत में 5 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करना है। तो ये बताएं कि 5 के बाद में कौन सा इवेंट है? सर 6 5 है। के बाद 3। यस सर, 5 के बाद 6 एक ही है ना? यस। अब आप हाँ जी, सिर्फ yes, ये sir. करेंगे कि 6 के लेटेस्ट अकरेंस टाइम में से माइनस कर दें एक्टिविटी की ड्यूरेशन। तो वो क्या है? 25 माइनस Yes, 12. 12। वेरी गुड। तो वो एक ही वैल्यू है, फिर वही मिनिमम हुई ना। वो आप Yes, एक ट्रायंगल की शक्ल में 5 के ऊपर लिख दें। yes, sir. अब 13. आप, हाँ, अब आप 3 का भी लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर सकते हैं और 4 का भी। तो पहले किसका करें? 3 का। तो 3 के बाद में आने वाले इवेंट्स कौन से थे? 6 और 5। तो अगर आप 6 वाले लेटेस्ट अकरेंस टाइम में से ड्यूरेशन माइनस करें, यानी 25 माइनस 11, और 5 की तरफ से 13 में से माइनस करें 2, तो क्या आंसर आएगा? सर 11 ही आ रहा है दोनों तरफ से। नहीं, 25 में से 11 माइनस करें। ओके सर, वो आएगा 14 Oh, आएगा। 14, sir. 14. उधर से 14 है, 13 इधर से 13 सेलेक्ट करेंगे फिर। तो जो सबसे कम है 11। अच्छा, वो पहले मैंने इस तरफ वाला सॉल्व किया 11, होगा, sir. तो वो 11 ये आ जाएगा। और अगर आपने 4 का मालूम करना हो तो एक तरफ से 25 माइनस 1 है और दूसरी तरफ से 13 माइनस 0। तो क्या बनेगा? मिनिमम वैल्यू बनेगी 13 माइनस 0 यानी 13। तो आप 4 पे भी लिख दें। 13. अब आप सोचें कि 3, 4, 5, 6 इन चारों के अर्लीस्ट और लेटेस्ट मालूम है। अब आप किसका लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम कर सकते हैं? 2 का 2 का सर। या 1 का? 2 का सर पहले करेंगे 2 ना. का करेंगे ना, क्योंकि चलें 1 तो 2 का कर। 1 के बाद 2 पे आ रहा है, तो 2 का हमारे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ से 2 पे बनता है 11 माइनस 3 और दूसरी तरफ से बनता है 13 माइनस 8। क्या बनना चाहिए?
जी 17 -8 वाला सर होगा। सर 5 आएगा, 8 5 वो आएगा सबसे ना। बनता है 11 माइनस 3 वो बनता है 8। तो मिनिमम कौन सा है 5, तो वही 5 आप इसके ऊपर लिख दें। सही हो गया ना। अब ओके सर। 1 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम रह गया। तो एक तरफ से 2 है, दूसरी तरफ से 3 है। तो 3 की तरफ से बनता है 11 माइनस 6 हो गया 5, और 2 की तरफ से बनता है 5 माइनस 5 हो गया -5 0 0। तो 0 सर। मिनिमम कौन सी वैल्यू है 0। 0 वाली। 0। बिल्कुल सही हो गया। अब साबित ये हुआ कि जो सबसे पहली नोड है 1, उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम दोनों बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे 0 के। और ये भी 0। पता चल गया कि जो सबसे आखिरी इवेंट था उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम वो भी आपस में बराबर होंगे। और हो सकता है कि बीच में और भी कई नोड्स आए जिनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट बराबर होंगे, होना चाहिए ऐसा। सर सारों कुछ के ऐसे सेम भी है, होंगे। तो एक का ही डिफरेंट है। हाँ ऐसा होता है। असल में इसी से हमने फैसला करना है कि क्रिटिकल एक्टिविटी है या नहीं है। तो यहां तक बात क्लियर होगी आपको, इसमें कोई क्वेश्चन यस सर। जी, कोई कंफ्यूजन? तो काफी है आज के लिए। यस सर। यस सर। अब अगला चूंकि और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन चैलेंजिंग है, इसलिए उसको मैं अगली दफा के लिए छोड़ देता हूँ। व्हेन जो मंडे को लेक्चर होगा। और आपने अब इसको एज इट इज नहीं छोड़ना, आपने इस जो वीडियो बन गई इसको भी, और जो स्लाइड मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है उनको भी दोबारा से देखें, खुद प्रैक्टिस करें। मैंने तो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम इस नए नेटवर्क के दिखाए हैं, लेकिन आपने इससे पहले 3-4 नेटवर्क बनाए हुए हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स। आप कोशिश करें कि आप उनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम मिलने की जो मालूम करने की प्रैक्टिस करें। तो उसको फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली जो हमारी मीट होगी मंडे को 12:30। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये जैसे 6 और नोड ऐसे, अगर फर्ज करें मेरे पास 7 होती और उसके ऊपर भी नोड्स आ रही होती और 6 और 7 इक्वल होती, मतलब कहने का मतलब है कि उन पे भी सेम आ रही होती आर्क्स, और इसमें भी 7 पे भी सेम आ रही होती, तो हमने फिर पहले किसका लेटेस्ट अकरेंस टाइम लेना था? वो असूल आपने याद रखना है कि लेटेस्ट अकरेंस टाइम सिर्फ उसी का मालूम हो सकता है जिसके बाद वालों के लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें 2 पे आपको फैसला करना पड़ता है, तो फिर जिस पे आपकी मर्जी आए, कोशिश करें कि जिस नोड का नंबर बड़ा है पहले उसका आप लेटेस्ट अकरेंस टाइम मालूम करें। मसलन 5 और 3 है ना, तो पहले आप 5 का मालूम कर लें फिर 3 का। अगर 5 और 4 है तो पहले 5 का मालूम कर लें और फिर 4 का। ठीक। ओके लेकिन सर, कोई ये फर्क आप नहीं अपलोड पड़ता कर देंगे? जी। ये वाला बोलें, आप अपलोड कर देंगे जो अभी रिकॉर्ड कर रही? आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आई, दोबारा पूछें। जी पूछें। शायद इसका कनेक्शन प्रॉब्लम वो लेफ्ट हो गया सर। जैसे लेटेस्ट अकरेंस टाइम हम मालूम कर रहे हैं इंटरनेट और स्टेबल नहीं माइनस। था, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये पूछ रहा था कि आप ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देंगे? हाँ ये मैं अभी चूंकि ये चल रही है ना, तो कोई आधा पौना घंटा लगता है, वो गूगल उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो 3-4 बजे तक तो हो चुका होगा। ओके ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर एवरीबॉडी। ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। सर, ये अटेंडेंस आप यहीं से लगाएंगे चैट बॉक्स में से? आपने लिख दिए? यस सर, यस लिख सर दीजिए। लिख दीजिए। चैट बॉक्स की बजाय ना आप उसमें गूगल क्लासरूम में लिख दिया करें। ओके सर। ओके सर।